नमस्कार। तो आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार के एग्जाम में पूछे गए जीव विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे और ये एक लंबा वीडियो होने वाला है। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें 2025 तक के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें स्नातक स्तरीय, बीएसएससी का, इंटर स्तरीय और सिविल कोर्ट, उसके बाद मद्य निषेध, दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है सारा प्रश्नों का कलेक्शन है। इसमें हम बायो के जीव विज्ञान के प्रश्नों का कलेक्शन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑन्कोलॉजी, एक ऑप्टोमेट्री, ओडेंटोलॉजी और ऑप्थोमोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी। इसका आंसर ऑप्थेल्मोलॉजी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, इसका डिस्कशन दिया हुआ है। तो आंख से संबंधी हो गया ऑप्थोमोलॉजी, ऑप्टोमेट्री ये स्वास्थ्य देखभाल के लिए है, और ओडेंटोलॉजी जो डेंटो होगा वो दांत से संबंधित होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, डेंटिस्ट हो गया दांत का डॉक्टर, ओडेंटोलॉजी हो गया दांतों का अध्ययन। ऑप्टोमेट्री के बारे में देखें कि यह स्वास्थ्य देखभाल का पेशा है। और ऑन्कोलॉजी याद रखिएगा, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और एक होता है ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षी विज्ञान होता है, पक्षी विज्ञान। ये सब मिलता जुलता है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग डिस्कशन देख लीजिएगा। सीरीकल्चर, ये दूसरा क्वेश्चन है, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर में आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा रेशम से। तो आप लोग सेरीकल्चर को याद रखने के लिए सिल्क याद रखिएगा। सिल्क मतलब रेशम, तो सिल्क मतलब सेरीकल्चर। तो इसको याद रखिएगा, सेरीकल्चर, इससे आपको याद रहेगा। तो सिल्क मतलब सेरी मतलब रेशम। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम समय ना गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसको देख लीजिएगा, विटीकल्चर, ये बराबर क्वेश्चन आता है। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं। पीसी कल्चर, पीसी से याद रखिएगा, पीसी और मछली को बोलते हैं फिश। तो फिश यानी कि फिशी, पीसी, इससे याद रखिएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन याद रखिएगा। वर्मी कल्चर, वर्म के तहत केचुआ आता है, इसलिए ये भी याद रहेगा आपको। और हॉर्टिकल्चर, हर्ब झाड़ी जो होता है, इसको याद रखिएगा। हॉर्टी से हर्ब मतलब झाड़ी होता है, तो इसलिए हॉर्टिकल्चर से बागवानी, इसको याद रखिएगा। तो ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछ देते हैं। विटीकल्चर भी पूछा हुआ है, पीसी कल्चर भी पूछा हुआ है, इसलिए इस सब को ध्यान में रखते हुए चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों से देखिए, इसको याद करवाते हैं आपको। फूलों मतलब फ्लावर मतलब फ्लावर। तो इससे याद रखेंगे हम लोग कि फ्लोरी। तो लॉजी नहीं याद करना है, फ्लोरिकल्चर अध्ययन के विज्ञान को जो है कल्चर बोलते हैं। फ्लोरोलॉजी कोई वर्ड ही नहीं होता है, फ्लोरोलॉजी। पोमोलॉजी फलों और उसकी खेती का अध्ययन, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओलेरी कल्चर, ये सब्जियों की खेती से संबंधित विज्ञान है। अब देखिए, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम अभी हम पढ़े हैं, एपीकल्चर। जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया बागवानी, सेरीकल्चर मतलब सिल्क, वर्मी कल्चर मतलब केचुआ, उसके बाद बच गया एपीकल्चर। तो आप लोग जो है ना ऑप्शन से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो गलती होने का चांस कम रहता है। जैसे हॉर्टिकल्चर नहीं होगा तो इसको काट देंगे, सेरीकल्चर नहीं होगा तो काट देंगे, वर्मी कल्चर नहीं संबंधित है, केचुआ से संबंधित है, तो इसको काट देंगे। तो आंसर मेरा एपीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़े का फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखिए बिहार कांस्टेबल 19 में। तो रेशम मतलब सिल्क बनेगा, तो सेरीकल्चर। तो ये सेरीकल्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति
ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, अवर निरीक्षक एग्जाम, पुलिस अवर निरीक्षक 18 में, सेकंड शिफ्ट में। तो ये स्वर्णिम क्रांति संबंधित है। वैसे स्वर्णिम क्रांति संबंधित है उद्यान कृषि से, लेकिन मधुमक्खी पालन को भी स्वर्णिम कृषि बोलते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है स्वर्णिम कृषि शहद उत्पादन तथा बागवानी उद्यान कृषि से संबंधित है, अतः बी और सी दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, ये एंथ्रोपोलॉजी ये व्यक्ति से संबंधित है, मानव विज्ञान बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी को, ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। उसी तरह ऑर्निथोलॉजी, मैंने पहले ही बताया आपको, ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी से संबंधित है। और ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी ये कैंसर से संबंधित है, कैंसर विज्ञान को बोलते हैं। इस सबको ध्यान में रख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी किस अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी देखिए इससे संबंधित, ये पादप से संबंधित है, लेकिन पादप से संबंधित है तो ये कृषि विज्ञान भी पादप से संबंधित है, पादप भी पादप से संबंधित है और घास भी है। इसको आप ऑप्शन को काट सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है ये घास से संबंधित होता है, घास का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें पादप विज्ञान की वह शाखा है, इसमें घास और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। और पादपों का अध्ययन पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं, और जीव विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जो होता है ये नेफ्रो, इस नेफ्रो का मतलब ही होता है किडनी, तो इसलिए किडनी नेफ्रोलॉजी जब भी याद रखिएगा तो ये किडनी याद आना चाहिए। और किडनी को हम लोग गुर्दा भी बोलते हैं। बहुत आदमी ये गुदा समझ लेता है, गुदा मतलब एनस होता है, एनस मलद्वार, लेकिन ध्यान दीजिएगा गुर्दा यदि लिखा हुआ रहे तो वो किडनी होता है, किडनी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जिगर, जिगर मतलब हो गया लीवर, आप लोग लीवर पढ़ते हैं ना, लीवर, यकृत, यकृत, ये ध्यान दीजिएगा। ये सब वर्ड जो है ना कंफ्यूजन करता है, तो ये लीवर ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया गुर्दा। और तंत्रिका तंत्र ये जो है न्यूरॉन हुआ, और नवजात तो नवजात बच्चे को बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पौधे के अध्ययन को अभी हम लोग बोले, पौधे को पढ़ते हैं बॉटनी के अंदर, बॉटनी के अंदर, और जीव विज्ञान को पढ़ते हैं जूलॉजी के अंदर। ये जूलॉजी, इसको इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। तो पौधे के अध्ययन को वनस्पति शास्त्र बोलेंगे। ये इसका आंसर हो गया। तो ये फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी संबंधित होता है शैवाल से, फाइकोलॉजी संबंधित होता है शैवाल से। ये दो बहुत बार पूछता है, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। हम लोग जानते हैं कि कवक का इंग्लिश होता है फंगस, फंगस, और हम लोग बहुत बार यूज करते हैं कि फंगस हो गया है तो वो कवक होता है। मशरूम भी एक कवक है, मशरूम भी एक कवक है जिसको हम लोग खाते हैं, और ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का। पेंटिएटोलॉजी किसका अध्ययन है? पेटिएंटोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है? तो ये हो जाएगा जीवाश्म का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के बारे में देखिए पहले मैंने बता दिया था, कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी ये पक्षी का अध्ययन है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये कीट का अध्ययन है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीट के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां देख लीजिएगा, एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन, सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एंथ्रोलॉजी पुष्प का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। ये दोनों तो एकदम रट लीजिएगा, ये दोनों बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। अब कोशिका सिद्धांत से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। ये 24 का क्वेश्चन है। तो जेई परकिंजे ने ये नाम दिया था, जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो जीव द्रव्य कोशिका का जीवित भाग है जो जेली जैसा रंगहीन और चिपचिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है?
तो ये कोशिका भित्ति ये होता ही है, प्लेस्टिड ये होता ही है, राजधानी जिसको वैक्यूल बोलते हैं ये भी होता ही है, तारक का ये नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? ये मल्टीपल फिजन होता है, बहुविभाजन होता है प्लाज्मोडियम में। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? रेफरेंस ऑफ द लिम्फ। लसिका परिवहन का कार्य करती है, तो ये परिवहन का कार्य तो करती है, तो ये परिवहन करती है फैट का और फैट का करती है। तो ये लसिका प्लाज्मा के समान रंगहीन होता है, लसिका रंगहीन होता है। तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टिव एब्जॉर्ब एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड ये अमीनो एसिड का ये परिवहन नहीं करती है, ये फैटी एसिड का करती है, ये गलत होगा। और लिम्फ इज कलेक्टेड बाय लिम्फेटिक कैपिलरीज, हाँ ये लसिका वाहिनियों में बहता है और ये आंत द्वारा अवशोषित होता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन है कि डैश में एसीआर, इसका मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एसीआर जो है ये विष तथा दवाओं को निराविशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये लीवर सेल में निभाते हैं। और एक होता है आरईआर, तो रफ, ये खुरदुरा रहता है। तो ये आर से याद रखिएगा कि आर से राइबोसोम होता है और राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का। तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किस चीज का सिंथेसिस करेगा? तो प्रोटीन का। ये बराबर एग्जाम में पूछते रहता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और लीवर सेल में ये एसीआर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए इसमें दिया हुआ है कि विष और दवाओं को निराविशीकरण और जल में घुलनशील बनाने में मदद करता है ताकि वे शरीर से मूत्र और पित्त के माध्यम से बाहर निकल सके। तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये लीवर सेल में जो ये एसीआर रहता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एसीआर के बारे में पूछता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। ये देखिए 7-8-24 को पूछा गया ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो ये टीएचएस होगा, टीएसएच हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। शरीर के उपापचय, अब विकास और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग गलत सुमेलित है? तो पहला है कि लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, तो सुसाइडल बैग इसको बोलते हैं, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका अपना डीएनए होता है इसका अपना। राजधानी संग्रहण थैली, राजधानी को संग्रहण थैली बोलते हैं, एकदम सही है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, तो ये कोशिका का रक्षक तो ये भी होता है, ये कोशिका को प्रोटेक्ट करता है, प्लाज्मा झिल्ली और सेल वाल दोनों मिलकर के। तो मानव जीव कोशिकाओं में पादप में सेल वाल यानी कि सेल वाल और तो पादप कोशिका में सेल वाल, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, लेकिन मानव में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली ये कोशिका का रक्षक करती है, ये भी सही है। इसका डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या बोल रहा है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, राजधानी संग्रहण थैली है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का रक्षक है। तो उपर्युक्त प्रश्न में से डी को असंगत माना गया है, जो कि गलत है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य कोशिका का बाहरी आवरण से अलग करना है, कोशिकाओं की आकृति संरचना प्रदान करना है और कोशिका की रक्षा करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर गलत दे दिया है, तो इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है?
इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जब कोशिका विभाजन होता है तो ये छड़ के आकार की होकर के उसके बाद विभाजित होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है? यह है कपाल और मेरु तंत्रिकाएं, कपाल और मेरु तंत्रिकाएं। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, यह कोशिका द्रव में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर, तो आप लोग सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा घर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? ये बहुत पूछता है, इसको याद रखिएगा, सुबेरिन बोलते हैं उसको, सुबेरिन। सुबेरिन ये वसायुक्त पदार्थ की मोटी परत होती है जो कॉर्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अपारगम्य बनाती है, इसीलिए पानी पे वो तैरता है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड के कार्य यहां दिया हुआ है, यह आंत से वसा का अवशोषण में शामिल है, यह झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करता है, यह विभिन्न प्रकार के लिपोप्रोटीन, प्रोटेसाइक्लिन, प्रोटाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन के संश्लेषण में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल के परिवहन और हटाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग कि कोशिका द्रव्य का 80s होता है, क्लोरोप्लास्ट का 70s होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का 70s होता है। ये आरएनए का रफ जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो प्रोटीन से बनी दानेदार संरचनाएं होती है, जो रफ होती है, तो उसी को बताया गया है। ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिलान कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है, ये राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, और लाइसोसोम में एकल झिल्ली होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी, 1 का 3, 2 का 1, ये बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली, ये तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं, लाइसोसोम को। बहुत क्वेश्चन रिपीट आएगा आपका। ये लाइसोसोम क्या करता है ना, ये अगर बॉडी में कोई अनवांटेड चीज रहता है तो ये उसको मारना चाहता है, लेकिन अगर नहीं कुछ कर पाता है तो ये खुद में ला करके और खुद को विस्फोट कर लेता है, खुद को विस्फोट कर लेता है, और उसी में जितना भी अनवांटेड पदार्थ है वो सारा उसी में नष्ट हो जाता है। इसलिए खुद अपने आप को मार देता है, उसके साथ जो बाहरी जो पदार्थ होते हैं उसको खुद में ही नष्ट कर लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि आत्महत्या की थैली, खुद मार करके सेल को बचा लेता है, बॉडी को बचा लेता है, इसीलिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन में, ये देखिए 20 का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार पूछा है। ये काइटिन होता है, इसको याद रखिएगा, काइटिन। पौधा का, प्लांट का बनता है, ये सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है। चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा, पौधा का सेलुलोज होता है और कवक का काइटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। पहले मैंने बोला आप लोग को कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और प्लास्टिड का भी अपना डीएनए होता है, और एक न्यूक्लियस का अपना डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। मैंने पहले ही बोला कि ये कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में होता है, प्लांट में होता है, लेकिन हम लोग में नहीं होता है, यानी कि जंतु कोशिका में नहीं होता है। जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, एक ही लेयर होता है, और पादप में डबल लेयर होता है, डबल लेयर होता है इसमें, पादप में। तो नेक्स्ट चलते हैं,
कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा, ये हेवरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि कोशिका भित्ति प्लांट में होता है, जंतु में नहीं होता है। तो पादप और जंतु में जो विभेदन करता है, ये कोशिका भित्ति हो जाएगा। कोशिका, देखिए कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ये मृत कोशिका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिकांग में डीएनए होता है, कोशिकांग में डीएनए होता है, तो केंद्रक में होता है डीएनए। देखिए एक ही चीज से बहुत सारा सवाल लिंकेज है। डीएनए होता है, अपना डीएनए, कोशिकांग में डीएनए होता है, तो केंद्रक का अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का होता है अपना डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का। और एक याद और रखिएगा, प्लास्टिड का होता है, प्लास्टिड का होता है, प्लास्टिड का। ये प्लांट में पाया जाता है। कभी कभी बोल देगा कि क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए होता है, तो क्लोरोप्लास्ट ही, ये इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 3 होता है, एक केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, तीनों का अपना डीएनए होता है। आगे चलते हैं हम लोग। सही क्रम चुने। कोशिकाएं, उत्तक, उत्तक, उत्तक कोशिकाएं, कोशिकाएं, उत्तक, अंग, अंग प्रणाली। तो सबसे पहले देखिए सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले कोशिका रहता है, सबसे पहले कोशिका हुआ, सेल, उसके बाद टिश्यू बना, उत्तक, टिश्यू बना, उत्तक बना, पहले कोशिका, फिर उत्तक, उत्तक से मिलकर के ये अंग बनेगा, उत्तक जोड़ जोड़ के अंग बनेगा, और इसके बाद अंग प्रणाली बनेगा। जैसे अंग प्रणाली, अंग प्रणाली मतलब कि जैसे श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ब्लड बहने वाला हो गया, सबका अपना अपना एक अलग अलग अंग है कार्य करने के लिए। तो इस फ्लो में जो है उसको मान लीजिए आप लोग, सेल मतलब हो गया ईंटा, ईंट हो गया, घर बनने से पहले ईंट लगता है, तो बहुत सारा ईंट बन करके उसके बाद घर बनता है, और उस घर में फिर उसके बाद अलग अलग कमरा होता है, उसके बाद पूरा कमरा बन करके उसके बाद पूरा घर बन जाता है। तो इस तरह से तो देख लीजिए, कोशिकाएं के बाद अंग बनेगा, उसके बाद नहीं, गलत, इसके बाद उत्तक होगा, उत्तक से शुरू होगा नहीं, गलत, उत्तक से होगा नहीं। तो कोशिकाएं से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंग प्रणाली बनेगा, तो ये सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ऑप्शन को काट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो ये कोशिका का रसोई घर, तो इसमें जो है ना बात कर रहा है प्लांट के बारे में। देखिए ल्यूकोप्लास्ट भी उसी में पाया जाता है, रिक्तिका, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट, इसमें पौधे खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण ये क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो वायुमंडल से CO2 लेते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, और नीचे जड़ से पानी यानी कि H2O, और मिनरल्स लेते हैं, खनिज लवण, मिनरल्स लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये क्लोरोप्लास्ट पर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। तो आगे चलते हैं हम लोग। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग जो दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पावर हाउस के बारे में बात कर रहा है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो जीवित प्रक्रियाओं की कोशिका को जो नियंत्रित करती है, तो वो तो मेन लीडर तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ही सारा काम को कंट्रोल करता है, पूरा सेल को कंट्रोल करता है, ये मेन हेड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? तो प्राणी कोशिका में यानी कि जीव कोशिका का बात कर रहा है, जीव कोशिका का बात कर रहा है। तो देखिए ऊपर का जो कोशिका बनता है ना, तो सेल भित्ति, सेल वाल जो है ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में। तो ये जो है ना, यही नहीं पाया जाता है जीव में, ये प्लांट में पाया जाता है।
कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? तो पाचन थैली ये लाइसोसोम को बोलते हैं। इसमें जो है एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होता है और इसे ही आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और एक नोट दिया हुआ है, देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाएं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है? तो प्रोटीन बनने को ही प्रोटीन संश्लेषण बोलते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है। तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, राइबोसोम, इसको भूलना नहीं है, राइबोसोम संश्लेषण होता है राइबोसोम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेगा तो इसमें रफ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर जब देखिएगा ना तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो दो होता है, एक रफ होता है, एक खुरदुरा होता है और एक स्मूथ होता है। तो वो रफ में आर से राइबोसोम याद रखिएगा, तो रफ में ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े मिलते हैं? तो कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े मिलते हैं, ये अर्धसूत्री में, मियोसिस में मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग करता है? तो ये फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भित्ति होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? देखिए प्रोकैरियोटिक और ये एक यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है ये अविकसित होता है और इसमें जो है ना वायवीय शोषण नहीं होता है, ये बिना ऑक्सीजन के ही शोषण करते हैं। और यूकैरियोटिक में जो है ये ऑक्सीजन से शोषण करते हैं और ये विकसित होता है, पूर्णतः विकसित होता है और ये वायवीय शोषण करते हैं, वायु से, वायवीय मतलब कि ऑक्सीजन से। इसको ऑक्सीजन चाहिए लेकिन इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो इसमें केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस के लिए अर्धसूत्री विभाजन है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, मियोसिस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तारक रश्मियां निकलती है तारकाय से, अर्धगुणसूत्र से, कोशिका द्रव से, कोशिका झिल्ली से। तो तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तारककाय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पादपों में डायस होता है और जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। तो पादपों में सेलुलोज होता है, सेलुलोज। पादप की कोशिका जो है सेलुलोज से बनी होती है, इसको याद रखिएगा। और देखिए 2005 में अमीन में पूछा गया क्वेश्चन है। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो ये बनेगा प्रोटीन से। कोई भी मसल्स बनता है, कोई भी बॉडी बनता है तो वो प्रोटीन ही उसमें कार्यरत होता है, प्रोटीन के कारण ही मसल्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? और कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम संबंधित होता है प्रोटीन से। राइबोसोम का जैसे याद आया तैसे वैसे ही हम लोग के दिमाग में प्रोटीन शब्द आना चाहिए। तो देखिए कहाँ है प्रोटीन, खोजिए इसमें। ये नहीं होगा, भिन्न रक्त, तो ये भी नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण ये भी नहीं होगा। देखिए प्रोटीन संश्लेषण है ना, ये मार के निकल जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में सूत्रकनिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सूत्रकनिका का क्या कार्य होता है? तो ये पावर हाउस कहलाता है, ऊर्जा पैदा करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका में द्रव का जो आना जाना होगा, तो ये
कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यही रोकती है अनवांटेड सब्सटेंस को, ये कोशिका के अंदर नहीं आने देती है। जिसको आना है वही आएगा, बाद बाकी नहीं आएगा। तो ये सुरक्षा का भी कार्य करती है और पारगम्य होता है। ये पारगम्य जो आने वाला चीज है, जरूरत की चीजें वही, उसी को ये कोशिका झिल्ली आने देती है। तो नियंत्रण का काम भी करती है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पे होती है राइबोसोम। और यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर से जब राइबोसोम आएगा इस पे तो RER कहलाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरा। तो आप लोग ज्यादा हिंदी नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वर्ड जो है डायरेक्ट इंग्लिश में ही डाल दिया जाता है। देख लीजिए आप, हिंदी का क्वेश्चन है लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हिंदी कुछ और होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट बोल दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस बार क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना क्षोभ मंडल, तो उसमें क्षोभ मंडल दिया ही नहीं था। तो उसमें सीधा पूछा था क्षोभ मंडल सप्ताह मंडल को, डायरेक्ट दे दिया था स्ट्रेटोस्फेयर टेट्रोस्फेयर, इस तरफ से दे दिया था। आप बताइए, जिसको हिंदी है थोड़ा बहुत आप लोग इंग्लिश में वर्ड को लेके चलिएगा, इसीलिए आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए, इसका हिंदी दिया हुआ है प्रद्रव्य जालिका। उतना तो हिंदी हमको भी बोलने नहीं आता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका, तो कुछ कुछ वर्ड है जिसको उच्चारण करने में भी कठिनाई होती है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू से जो संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए बीएसएससी LDC में पूछा गया 2025 में। कौन सा संयोजी ऊतक जानवरों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो देखिए इसमें दो चीज याद रखिएगा आप लोग, मांसपेशी से हड्डी, मांसपेशी से हड्डी, हड्डी, और एक होता है हड्डी से हड्डी, हड्डी से हड्डी। तो आप लोग कभी कभी गौर किए होंगे, लोग सब बोलता है कि अरे हमारा लिगामेंट फ्रैक्चर कर गया है। लिगामेंट तो जनरली जो होता है ना कि जब हड्डी से हड्डी जब दिक्कत होता है तो उसमें लिगामेंट टूट जाता है, पतला पतला रेशा जैसा होता है वो लिगामेंट, तो वो हड्डी से हड्डी जोड़ता है। तो आप लोग बोलचाल की भाषा में भी लिगामेंट सुने होंगे, लिगामेंट, इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा लिगामेंट। तो जो बच गया तो वो होता है टेंडन, टेंडन होता है एक। तो इसमें देख लीजिए, तो मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता है, और टेंडन को ही हम लोग कंडरा बोलते हैं, कंडरा। तो नेक्स्ट चलते हैं, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। फिर से क्वेश्चन आ गया, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, कंडरा। देख लीजिए कितना रिपीट होता है क्वेश्चन, 22 में पूछा है वही क्वेश्चन 25 में पूछा है, इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर्स को तो रट के ही चलिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाइए, ये 24 में पूछा है। द्रव्य संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, जोड़ों की सतह, तंत्रिका ऊतक। तो देखिए इसमें द्रव्य संयोजी ऊतक, जो संयोजी ऊतक होते हैं द्रव्य संयोगी, तो वो हमारा रक्त जो है इसमें आता है, जो जोड़ने का काम करता है, लेकिन वो लिक्विड होता है, तो ये रक्त हो गया। तो उपकला ऊतक ये इससे संबंधित त्वचा होता है। जोड़ों का सतह जैसे कान, नाक, इस सब को जो इस समय उपास्थि पाया जाता है, ये 3 का 4 हो गया। स्पाइनल कोड जो है ये इसमें तंत्रिका ऊतक रहता है, स्पाइनल कोड, इसी से मेरुरज्जु जाता है, और ये तंत्रिका तंत्र जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से ही संबंधित है, इसी से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या हो गया, तो एक का 3, 1 का 3, 1 का 3, 2 का 2, ठीक, 3 का 4 होगा, 3 का 1 नहीं, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये होगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कौन सा ऐसा है जो कनेक्ट नहीं करता है? ये उपास्थि भी है, अस्थि, ये रक्त भी है, हार्मोन्स नहीं होगा, हार्मोन्स नहीं होगा, हार्मोन्स नहीं होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रक्त एक प्रकार का, तो संयोजी ऊतक है, सब जानता है,
अभी इतना देर से डिस्कशन होता है। एक ही देखिए, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्कशिप 24 में पूछा गया है। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? गति के लिए, तो गति के लिए तो पेशीय उत्तक होगा, पेशीय उत्तक, पेशी संबंधित उत्तक। मनुष्यों में संयोजी उत्तक के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। तो संयोजी उत्तक का उदाहरण तो हड्डी, हड्डी संयोजित तो उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाइसोसोम, लाइसोसोम होते हैं ये पाचन केंद्र, पाचन केंद्र होते हैं, और ये आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं इसको, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है कैम्बियम, एधा कैम्बियम। पौधों की जब मोटाई में वृद्धि होती है तो उसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। मोटाई जब बढ़ेगा तो द्वितीयक होगा, और जब लंबाई बढ़ेगा तो वो प्राइमरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो ये पैरेन्काइमा का। निम्न में से किसमें लसिका उपस्थित होता है? किसमें लसिका उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवहन उत्तक। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग आगे देखते हैं लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड अम्ल के बारे में। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो डीएनए, पहला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में पूछा गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, और यदि वीडियो उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दूसरों को भी मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 67 है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली थी वो क्या थी? बताइए, 24 में ये क्वेश्चन पूछा है, कौन सी गैस ली गई थी? तो वो मिलर और यूरे जो है ये मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस का यूज किए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अमोनिया। इसका आप लोग फॉर्म याद रखिएगा, NH3 होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होता है, मीथेन का CH4 होता है। इसको तो एकदम भूलना ही नहीं है। मीथेन, मीथेन पूछता है, मीथेन धान के खेत में कि जहाँ कीचड़ होगा ना, जहाँ कीचड़ होगा वहाँ मीथेन पाया जाता है। तो पूछता है कि धान के खेत में कौन सा गैस निकलता है? तो धान के खेत में, धान तो पानी में ही होता है, कीचड़ में होता है धान। तो धान के खेत में जहां भी कीचड़ रहेगा वहां समझ जाइएगा मीथेन निकलेगा, CH4 मीथेन निकलेगा वहां से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है? प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है, तो ये अपाचित भोजन नहीं होता है, अपाचित भोजन नहीं होता है। लवण, प्रोटीन, हार्मोन ये सब प्लाज्मा में होता है, सिर्फ ये अपाचित भोजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड है ये प्यूरिन और पायरिमिडीन और चीनी, प्यूरिन या पायरिमिडीन और चीनी। ये देखिए, इसमें डिस्कशन किया हुआ है कि न्यूक्लिक अम्ल का प्रत्येक अणु हजारों मोनोमर्स का बना होता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स निम्न अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये जो है ना, जब आप वो क्रोमोसोम पढ़िएगा, वो जो क्रोमोसोम जो ऐसे ऐसे करके रहता है, डबल हेलिकल, वो फीता वाला, तो उसमें दिखाया गया ये सब। ये थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, ये सब का उसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में यूज होता है।
तो इसको पढ़ने के लिए आप लोग विस्तार से यदि पढ़िएगा तो ये आपको ये सारे का चर्चा आपको मिलेगा, ये सब 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 मिल जाएगा उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, इसको याद रखिएगा कि ल्यूसीन, ल्यूसीन एक एमिनो एसिड है। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये जीन है, जीन। तो ये जीन है, तो जीन से मिलकर के क्रोमोसोम बना होता है और क्रोमोसोम से मिलकर के डीएनए बना होता है। तो इसलिए क्रियात्मक इकाई जिस तरह बॉडी का क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई कोशिका है, कोशिका से टिश्यू बनता है, उससे अंग बनता है, उसी तरह जीन है, जीन क्रियात्मक इकाई होती है सबसे छोटी। तो चलते हैं आगे, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो ये जो है ये एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एमिनो एसिड भी बोलते हैं, यानी कि किसी भी बिल्डिंग का जो ब्लॉक बनता है, यानी कि ईंटा, किसी बिल्डिंग का जो ईंट होता है, ब्लॉक होता है, वो बिल्डिंग का ईंट होता है, उसी तरह प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो एमिनो एसिड को बोला जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो ये राइबोजाइम्स कहलाते हैं। जब ये न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम्स की तरह व्यवहार करेंगे तो ये राइबोजाइम्स कहलाएंगे। डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए देखिए, आपको मैंने बताया था कि ये तीन चीज में डीएनए का अपना डीएनए होता है। एक केंद्रक तो हो गया, न्यूक्लियस में अपना डीएनए होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और एक प्लास्टिड हो गया, प्लास्टिड। इसको याद रखिएगा आप लोग, 1 2 और 3। प्लास्टिड के जगह पे कभी कभी क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ रहता है, क्लोरोप्लास्ट, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से प्राप्त होता है ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन नहीं है, कोलेजन एक प्रोटीन है, इलास्टिन एक प्रोटीन है, रेशम भी एक प्रोटीन है, लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। ये आंसर होगा। ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं किससे? तो ये 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गाय के दूध का पीला रंग जो होता है ये कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण। और आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि दूध का रंग पीला, ये तो पीला रंग हुआ, और दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? इसको भी आप लोग खोज लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुवांशिकी, जेनेटिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं, जेनेटिक्स के बारे में। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो हाइड्रा में जो है ना, बर्डिंग के द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन होता है, बर्डिंग के द्वारा मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि समसूत्री विभाजन होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है, बर्डिंग, जिसको बर्डिंग बोलते हैं हाइड्रा में। ऐसे एक हाइड्रा रहता है, इसके यहाँ से निकला हुआ रहता है, तो ये क्या होता है, ये बड़ा होकर के ये फिर कट के यहाँ से फिर अलग हो जाता है, अलग अपना एक अलग बन जाता है। इसलिए ये जो बर्ड निकला हुआ रहता है बगल में, यही कट के फिर अपना विभाजन कर लेता है। तो नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी शायद एईडीओ एग्जाम में था ये। तो देखिए इसका आंसर होगा लाइगेजेस। तो डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए लाइगेज नामक एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, लाइगेज का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि एक बच्चे को पिता से एक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो बच्चा क्या होगा?
इसमें देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, जो गर्ल्स में फीमेल में जो क्रोमोसोम पाया, सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम, तो वो एक्स रहता है और एक्स रहता है, दोनों एक्स एक्स रहता है। एक्स देखिए इस तरह में, इस तरह देखिए सेक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में, सेक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम तो ये क्या होता है ना, फीमेल में एक्स होता है और एक्स होता है, और मेल में क्या होता है, मेल में एक्स होता है और वाई होता है। जब जब इसका एक्स में टेली करेगा तो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, तो लड़की पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। और जब ये एक्स और ये वाई मिलेगा, एक्स वाई, तो ये लड़का पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। तो जिम्मेदार जब भी लड़का या लड़की जिम्मेदार होगा तो ये मेल डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि इसमें तो एक्स एक्स पाया जाता है। जब पिता से एक्स मिल गया, पिता से एक्स मिल गया, तो इधर फीमेल से तो दोनों एक्स ही है, तो या तो तब फिर एक्स ही मिलेगा, तो ये निश्चित रूप से लड़की पैदा होगी, तो वह लड़की होगी। समझ गए होंगे ये आंसर। अब एक्स और वाई से कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा। चलिए आगे आगे आइए। मानवों में अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो ये अनुवांशिक पदार्थ ये डीएनए से बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए, अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है? तो एलील, एलील भी बोलते हैं जीन को। किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करने वाले डीएनए की इकाई होती है। अनुवांशिकी जीन किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करने वाली डीएनए की इकाई होती है। जीन के विभिन्न रूप में पाए जाते हैं, उन्हें एलील कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर में होता है, क्रॉसिंग ओवर में होता है तो ये अनुवांशिकी सामग्री का आदान प्रदान, अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। जो अनुवांशिक जैसे क्रॉस ओवर है, तो यदि वो जो मेंडले जो किए थे जीन्स उस पे मटर पे, तो अनुवांशिक गुण का ही आदान प्रदान होता है। जैसे हम लोग मानव में किसी के बच्चे का कोई अंग यदि पिता या माता से मिलता जुलता है, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, चेहरा हो गया, तो वो अनुवांशिक गुण उसी को बोलते हैं। तो अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है ये क्रॉसिंग ओवर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन वो होता है जैसे हम लोग कलम काटते हैं, डाल में मट्टी डाल करके उसका कलम काट लेते हैं, तो उसको कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो ये जो है ना वर्धी भाग से बनता है, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इसके द्वारा जो नया पौधा उत्पन्न होता है उसको हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। जैसे इसमें जो है ना गन्ना, गुलाब, अंगूर, ये सब जो है ना डाल कर लगता है, डाल काट के हम लोग रोप देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, तो ये नया पौधा उसी के रूप में अनुवांशिक रूप से समान होता है। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये जीजे मेंडल को कहा जाता है, जीजे मेंडल को बोला जाता है। तो क्योंकि ये जो है ना अनुवांशिकी का ये क्रॉस करवाए थे मटर पे ये पूछता है कि जेजे मेंडल किस चीज के पौधे पे अपना प्रयोग किए थे? तो ये याद रखिएगा, मटर के पौधे पे किए थे। एक मटर का दूसरे मटर से क्रॉस करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो जब भी पाया जाता है, क्योंकि एक्स फीमेल में रहता है और एक्स वाई मेल में रहता है, तो जब भी होगा तो एक्स और वाई ही होगा, ओ होगा नहीं, डब्ल्यू होगा नहीं, जेड डब्ल्यू होगा नहीं, तो इसलिए होगा क्या, एक्स वाई। ये सब ध्यान रखिएगा। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा होती है एक दिशीय 5 से 3, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। मटर के पौधे में जब जेजी मेंडल जो है, वो जो प्रयोग किए थे, तो वो कितने विशेषक चयनित किए थे? तो वो टोटल 7 किए थे। 7 में देखिए क्या क्या थे, बीज का रूप था, बीज का रंग था, फूल का रंग था, फली का रूप था, फली का रंग था, फूल की स्थिति थी, पौधे का आकार था, जिसमें
यानी कि लंबाई को ये लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त होते हैं? तो इसको याद रखिएगा, 3:1, 3:1 में होते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, तो ये एसेंट्रिक कहलाते हैं, एसेंट्रिक, अकेंद्रीय। वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सटन एवं बॉवेरी ने किया था, सटन एवं बॉवेरी ने किया था। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 20 और 21 में। और क्रोमोसोम का नामांकन H.W. वॉल्डेयर ने किया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे छोटी इकाई जीन होती है। जीन के बाद क्रोमोसोम, जीन के बाद क्रोमोसोम, और इसके बाद डीएनए, इससे मिल करके डीएनए बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र मिलते हैं, क्रोमोसोम मिलते हैं, गुणसूत्र 23 जोड़े मिलते हैं। और 23 जोड़े में एक जोड़ा जो है, एक जोड़ा ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है एक जोड़ा, जिसमें कि एक्स, फीमेल में XX और मेल में XY, ये 23वां जोड़ा रहता है जो कि उसका लिंग निर्धारण करता है। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XY हो जाते हैं, यदि इस टाइप का यदि हो गया, 23 दूना 46 और एक यदि ज्यादा हो गया 47 में, तो ये बीमारी कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ये 2, 3, 4 ऐसे हैं जिसको आप लोग याद रख के चलेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 होते हैं, जिससे केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त X गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण वृषण होते हैं, पर उसमें शुक्राणु नहीं बनते हैं। ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। कोई ना कोई सिंड्रोम ढोने, कोई ना कोई फेल हो जाता है, जिससे बीमारी, उसका विकार उत्पन्न हो जाता है उसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया है? तो देखिए कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया है? तो ये फूल की आकृति का चयन नहीं किया था, ये नहीं किया था। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, हमको लगता है वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए आप लोग तेजी में देखिए इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है बहुत लंबा जाएगा। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जोहान्स मेंडल, ग्रेगर जोहान्स मेंडल इनका पूरा नाम है, जाने जाते हैं? तो ये अनुवांशिकी के लिए जाने जाते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल ने किस पर कार्य पर अनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए? मैंने पहले ही बोला था कि मटर के पौधों पर किए थे ये, इसीलिए देखिए हम जितना भी चर्चा कर रहे हैं उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आ जा रहा है, इसीलिए आप लोग सभी चीज को ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? कौन अनुवांशिक है? तो ये होगा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं तो 23 पेयर, तो इसमें तो 46 होगा, 23 दूना 46। अनुवांशिकी के जनक कौन थे? तो ये ग्रेगर जोहान्स मेंडल। गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, गैमिट के शुद्ध ये किए थे मेंडल ने। अनुवांशिकी में मेंडल जी का ही नाम आता है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड ये हमारे हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड की खोज किए थे, हरगोविंद खुराना, इसको ध्यान रखिएगा। एलोजोम होते हैं, एलोजोम जो है ये 23 जोड़ी में जो है 22 जोड़ी जो है गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान होते हैं, अपने अपने समजात होते हैं। इसी को ऑटोसोम बोलते हैं,
ऑटोसोम। और 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं। वही जो स्त्रियों में बोले बोले XX और पुरुषों में बोले XY, जिसे विषम जात गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। तो इसको ही एलोसोम बोलते हैं। इसे XX फीमेल में और XY मेल में, तो इसको एलोसोम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। लिंग गुणसूत्र को बोलते हैं। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में आनुवांशिकता और गुणसूत्र का, हेरिडिटी का और क्रोमोसोम का किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये दिए थे डार्विन ने। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ये बोला गया कि जो जीव इस वायुमंडल में इस किसी भी परिस्थिति में जीने के लिए अनुकूल है, उसके अनुकूल ये परिस्थिति है, तो उसे प्रकृति अब चयन कर लेगी। प्राकृतिक चयन मतलब उसको चयन कर लेगी जीने के लिए। और जिसे प्रकृति में जो जीने के योग्य नहीं है वो विलुप्त हो जाते हैं। जैसे डायनासोर अभी प्रकृति में नहीं है क्योंकि इसके अनुरूप हमारा प्रकृति नहीं है, तो ये धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। तो वही बोल रही है कि डार्विन के सिद्धांत के अनुसार यदि प्रकृति योग्यतम जीवों का ही चयन करती है, इसीलिए इसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किनका है? तो ये डार्विन का है, याद रखिएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वो गैलापागोस द्वीप है। जिससे चार्ल्स डार्विन फिंचेस के जैव विज्ञान का अध्ययन किया था। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी पूछता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन पुस्तक जो है, ये बुक जो है, ये किसने लिखी थी? फेला इक्वाडोर, ये जो है ना, ये जो गैलापागोस द्वीप है, ये इक्वाडोर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, वही बोल रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे दे रहा है। ये मेंडल है इसका आंसर, ये डार्विन। मेंडल तो मटर पे किए थे ना, मेंडल पे मटर पे किए थे, डार्विन होगा। देखिए नेचुरल सिलेक्शन का एक बार हिंदी में दे दिया प्राकृतिक चयन, एक बार उसी को इंग्लिश में दे दिया नेचुरल सिलेक्शन। इसीलिए आप लोग कोई वर्ड जो है इंग्लिश में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्राकृतिक वरण, देखिए फिर से दे दिया, वही नाम बदल दिया, प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। तो ये चार्ल्स डार्विन, देख लीजिए, इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का तैयारी करना चाहिए। योग्यतम की उत्तरजीविता, देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अभी मैंने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में भी जानते हैं। जो कि सर्वाइव करने के लिए फिट है वही जिएगा, तो ये भी डार्विन ने कहा था। इसी का बोला गया योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग्य है जीने के लिए, जो इस परिस्थिति में जी सकता है वही। नेक्स्ट चलते हैं। डायनासोर विलुप्त हुए थे, क्यों हुए थे? तो क्रिटेशियस युग में विलुप्त हुए थे। तो 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अंत तक अस्तित्व में रहे हैं। डायनासोर का यूनानी भाषा में भयानक छिपकली कहा जाता था। 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। यह कुछ शाकाहारी भी थे और कुछ मांसाहारी भी थे। तो अब वो नहीं है क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए, तो वो विलुप्त हो गए। अफ्रीकी की मूल जाति कौन सी है? अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो ये ऑस्ट्रेलॉयड है, ऑस्ट्रेलॉयड। अफ्रीका की मूल जाति ऑस्ट्रेलॉयड है, जिसकी खोज पूर्व प्लास्टिनोसिस युग में सर्वप्रथम मानव का पहला जीवाश्म के रूप में सन 1924 में अफ्रीका के टोंग की चट्टानों से हुई थी। इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस रखा गया था। देख लीजिएगा एक बार इसको। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। और बोला भी जाता है कि हम लोग बंदर से ही धीरे धीरे हम लोग डेवलप होकर के मनुष्य बने हैं। वह लक्षण, अब टैक्सोनॉमी देखते हैं हम लोग। वह लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। एकदम याद रखिएगा इसको, 5 जगत वर्गीकरण, ये R.H. विटेकर ने दिया था। तो इसमें है ना कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि।
ये होगा। तो इसमें 5 जगत में जो हुआ था ना, 5 जगत में ये एक में मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, पादप था, कवक था, जंतु था। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, आर एच विटेकर। आर एच विटेकर पूछता है, ये बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आर एच विटेकर वर्गीकरण किया था। तो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी? वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति लिनियस ने दी है। पौधा पौधा और प्राणी ये 2 ही भाग में बांटे हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कोई 2 दिया, कोई 3 दिया, कोई 4 दिया, कोई 5 दिया। तो 5 का अधिकतर पूछता है, जो कि आर एच विटेकर है। और मानव का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। वर्गीकरण की आधारीय इकाई ये जाति है। इसमें एक क्रम है, वो क्रम फाइलम, वो क्रम जो है वो क्रम याद रख लीजिएगा आप लोग। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक, ये वंश नाम और जाति विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, जिसको अरिस्टोटल भी बोलते हैं, अरस्तु। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मनुष्य जो है ये कॉर्डाटा संघ का प्राणी है। कॉर्डाटा मतलब होता है कशेरुकी, मतलब जिसे रीढ़ की हड्डी जिसमें होती है, रीढ़ की हड्डी जिसमें होती है उसको कॉर्डाटा बोलते हैं। तो हम लोग में रीढ़ की हड्डी होती है, तो इससे याद रखें कॉर्डाटा। कॉर्डाटा मीन्स ही होता है रीढ़ का हड्डी, कशेरुकी होता है, ठीक। और ये इसमें स्तनधारी भी आते हैं, संघ के स्तनधारी वर्ग का प्राणी है मनुष्य। तो देखते हैं, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ग्रसनी, गिल, दीवारें, प्रतिपाचन तंत्र पाया जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। द्विनाम पद्धति की निम्नलिखित से संबंधित है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? तो इसका हो जाएगा जीव का वैज्ञानिक नामांकन। 2 घटक होते हैं द्विनाम पद्धति में, 2 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियंस। अभी मैंने चर्चा किया था होमोसेपियंस के बारे में, तो ये मानव का है, आधुनिक मानव। डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? ये स्तनधारी के वर्ग में किया गया है। डॉल्फिन को ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन स्तनधारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कुछ सरीसृप में, रेप्टाइल जो कि रेंगता है, तो कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो जो अंडा जो देता है ना, तो वो यदि कम टेम्परेचर पे वो सेवेगा, जैसे वो निषेचित अंडा को निषेचित करता है, तो कम टेम्परेचर पर यदि निषेचित होगा तो वो मेल होता है, नर होगा कम टेम्परेचर पर। और यदि ज्यादा टेम्परेचर पर यदि उसको निषेचित करेगा तो वो मादा होती है, अधिकांशतः मादा होती है। तो ज्यादा तापमान तो मादा, और कम तापमान पर यदि निषेचित होगा तो नर। तो यही बोलता है कि यह देखा गया है कि इनमें आंसर हो जाएगा लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। एकदम सही है, ये होगा आंसर। तो उसको जो है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, टीएसडी बोलते हैं उसको। तो कम तापमान पर यदि उष्मायन किया गया तो आमतौर पर ये नर होते हैं, और उच्च तापमान पर किया गया तो ये आमतौर पर मादा विकसित होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार उधिर जाता है? तो एक चक्र में एक ही बार, तो ये मछली में होता है ऐसा। हम लोग का जो होता है 2 बार जाता है, हम लोग का मनुष्य का 2 बार जाता है स्तनधारी का, लेकिन मछली में एक चक्र में सिर्फ हृदय में एक ही बार जाता है। एकल चक्र परिसंचरण होता है इसमें। बाघ का वैज्ञानिक नाम, ये बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, रट लीजिएगा इसको, पैंथेरा टिग्रिस। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, जो कि 25 में पूछ दिया गया है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं,
चमगादड़ ये समजात अंग होते हैं। समजात अंग उसे बोलते हैं जिसकी बनावट अलग हो लेकिन कार्य सेम हो, तो समजात अंग उसे बोलते हैं। तो चमगादड़ और पक्षी के पंख जो होते हैं दोनों की बनावट अलग होती है लेकिन कार्य दोनों उड़ने का ही करते हैं, तो उनके कार्यों में समानता होती है। और एनालोगस बोलते हैं कि सिर्फ देखने में एक जैसा हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसे उसे समवृत्ति एनालोगस बोलते हैं। और अवशेषी अंग वो हैं जो कि पहले कार्य करते थे लेकिन अब वो कार्य नहीं करते। जैसे हम लोग में अपेंडिक्स है, और आंख में जो यहाँ पे गुलाबी रंग का मांस रहता था वो पहले आंख पे पूरी तरह से चढ़ जाता था, और जब पानी में हम लोग उतरते थे तो आंख पे पूरी तरह से चढ़ जाता था, जिससे हम लोग पानी में भी देख सकते थे। आंख में पानी क्षति नहीं पहुंचाता था, आंख बंद नहीं करते थे हम लोग। और उसके बाद पानी से निकलने के बाद ये सिकुड़ कर फिर यहाँ पे आ जाता था, लेकिन अब वो काम नहीं करता, वो परमानेंट यहाँ पे फिक्स हो गया है। तो ये सब अवशेषी अंग के में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। ये द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये युगलिना में और इसे युगलिना को ये भी याद रखिएगा कि दोनों के बीच का, ये इसको कड़ी बोलते हैं, पौधों और जंतुओं के बीच का जो है ना कड़ी बोलते हैं, क्योंकि दोनों का लक्षण पाया जाता है। ये दोनों पौधों और जंतुओं का उभयचर भी इसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कीट सांस लेते हैं श्वास रंध्र से लेते हैं। टेपवर्म के खंड कहलाते हैं, ये प्रोग्लोटिक, तो इसका हो गया प्रोग्लोटिड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टीनिया सोलियम को समानांतर रूप से कहते हैं, इसका हो जाएगा पोर्क टेपवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है। तो मीठे पानी के सम्मुख को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, ये शार्क, इसका आंसर हो जाएगा शार्क। निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का वह दोहरा परिसंचरण होता है, मेढक में नहीं। हृदय में 3 कोष होता है, 2 आलिंद 1 निलय, ये सही है। इसमें मेढक में 3 कोष्ठ होता है। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो ये कूटपाद से करता है, कूटपाद। अमीबा का जो ऐसे बना हुआ रहता है, तो ये यहाँ पर ये अपना आकार बदलता है और इसमें खाना लेके चला आता है, इसी को कूटपाद बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी, बाघ हो गया स्तनधारी, चमगादड़ भी स्तनधारी है। चिड़िया में, पक्षी में एक चमगादड़ ही है जो कि स्तनधारी है। ये चमगादड़ स्तनधारी के में आता है। वो एक व्हेल है, ये भी स्तनधारी है। तो छिपकली नहीं है, छिपकली आंसर ये होगा, छिपकली होगा आंसर। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम, ये तो केचुआ है। आप लोग सभी जानते होंगे कि ये किसान का मित्र है जो कि मिट्टी को उर्वरा बनाता है। कौन सा जंतु चिरडिम्बिता दर्शाता है? ये फ्राइनोसोमा, याद कीजिएगा इसको, फ्राइनोसोमा। पक्षियों में तेल प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो वो पूंछ के आधार भाग में होती है। जीव कृमि एकॉर्न वर्म, इसका साधारण भाषा में नाम क्या है? साधारण भाषा में इसका है बेलेनोग्लोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो ये शार्क।
तारा मछली, ये स्टार फिश जो है ये इकाइनोडोर्मेटा संघ में आता है। सिल्वर मछली ये ऑर्थोपोडा संघ में आता है। शार्क ये कॉर्डेटा संघ में आता है। और व्हेल ये स्तनधारी है जो कि कॉर्डेटा संघ में आता है। कॉर्डेटा में जो कि रीढ़ का हड्डी होता है उसमें। तो मीन वर्ग से संबंधित है तो ये शार्क। ये स्तनधारी हो गया। ये मीन मतलब मछली, मीन मतलब मछली, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो व्हेल स्तनधारी होता है। सिल्वर मछली ये ऑर्थोपोडा संघ में आता है। तारा मछली ये इकाइनोडोर्मेटा संघ में आता है। तो ये फिश में सिर्फ यही होगा, मछली में शार्क ही होगा। कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय नहीं है तो ये अमीबा भी एक कोशिकीय है। प्लाज्मोडियम भी एक कोशिकीय है। लिस्मानिया डोनोवानी ये भी, लिस्मानिया भी एक कोशिकीय है। हाइड्रा नहीं है, आंसर हाइड्रा हो जाएगा। कौन सी एक वास्तविक मीन है? वास्तविक मीन है मतलब मछली है। तो जेली मीन नहीं होगा। तारा मीन यानी कि स्टार फिश नहीं होगा। चांदी मीन नहीं, ये कुत्ता मीन। डॉग फिश, डॉग फिश जो होता है ना ये मछली होता है, डॉग फिश। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो मोनेरा में, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मिलान सही कीजिए। पर रहित कीड़ा, उड़ान रहित पक्षी, अंग रहित रेंगने वाला, अंग रहित पशु। तो इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए कीवी एक ऐसा पक्षी है जो कि उड़ नहीं पाता है, तो उड़ान रहित पक्षी ये हो गया इसका। और अंग रहित रेंगने वाला, ये सांप जो है ये इसमें इसको अंग नहीं होता है, कोई रेंगने के लिए कोई अंग नहीं होता है, तो ये सांप हो जाएगा। अंग रहित पशु, अंग रहित पशु, तो ये सी हो जाएगा, अंग रहित पशु। और पर रहित कीड़ा, पर रहित कीड़ा ये सिल्वर फिश हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार आंसर क्या है। पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी ये तो सही बात है। अंग रहित रेंगने वाला सांप और अंग रहित पशु मछली। लायन फिश, लायन फिश किसे कहा जाता है? तो ये टेरोइस वॉलिंगटास कहा जाता है, इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये मधुमक्खी प्रसिद्ध है। सामाजिक व्यवस्था के लिए मधुमक्खी प्रसिद्ध है। इसमें अनेक वर्गों में सामाजिक संगठन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। चींटी, मधुमक्खी, दीमक ये सभी हैं। कौन सा सेंग्यूवोरस है? सेंग्यूवोरस है तो ये मच्छर, मच्छर सेंग्यूवोरस प्रजाति का है, जीव है। ऐसे जीव जो अपना पोषण रक्त से करते हैं उसे सेंग्यूवोरस कहते हैं, जैसे जू, जोंक आदि। तो इसमें याद रखिएगा कि मच्छर के साथ सेंग्यूवोरस में जू और जोंक ये दोनों भी आते हैं। किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? होलोफाइटिक है तो ये युगलिना, इसका आंसर हो जाएगा युगलिना। किस जीव में कशाब पाया जाता है? कशाब, तो ये पैरामीशियम में पाया जाता है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है तो ये ऑर्थोपोडा में हो जाएगा। ये ऑर्थोपोडा वर्ग में सभी कीट आते हैं। एकमात्र स्तनधारी जो स्तनपाई है जो उड़ सकता है तो ये चमगादड़ होता है। पहले मैंने कहा कतला और रोहू दृष्टांत है, तो ये फ्रेश वाटर फिश का, ये फ्रेश वाटर फिश का है कतला और रोहू। स्नायु, स्तनीय जंतु जो उड़ सकता है, ये फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये चमगादड़, जो जिसके पास स्तन होता है, जो बच्चे को दूध पिलाती है, वो चमगादड़ है। पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है इकाइनोडोर्मेटा में, इकाइनोडोर्मेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु ये नीली व्हेल, 188 डेसिबल तक का ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। कैरोटिड लेबिरिंथ का कार्य क्या है?
तो ये तो कैरोटिड लेबरिंथ का कार्य विकल्प में से कोई नहीं है। कैरोटिड लेबरिंथ मेढक में रक्त दाब रुधिर प्रवाह का नियंत्रण करता है। ये मेढक में रक्त दाब रुधिर प्रवाह का नियंत्रण करता है कैरोटिड लेबरिंथ। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। अमीबा गति करता है। अमीबा जो गति करता है ये सूडोपोडिया के द्वारा करता है, पादाप के कारण, पादाप के द्वारा, सूडोपोडिया जिसको बोलते हैं हम लोग। अंडा देने वाली स्तनपायी, ये जो है ना एकिडना है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, एकिडना एकदम रट लीजिएगा, एकिडना। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो ये सिल्वर फिश, सिल्वर फिश मछली नहीं है। ये ऑर्थोपोडा संघ में आता है, ये कीट है। शीत निष्क्रियता पाई जाती है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है, ये मेढकों में पाई जाती है। ये ऐसे होते हैं जो सर्दियों के दौरान निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे इसमें सरीसृप, मछली, मेढक, उभयचर ये सभी आते हैं इसमें। इसमें तो मछली भी होना चाहिए। ये शीत निष्क्रियता मतलब कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, कोल्ड ब्लडेड जो होता है, तो इसमें वायुमंडल का तापमान यदि बढ़ा तो इसका भी तापमान बढ़ जाएगा, और वायुमंडल का तापमान यदि घटा तो इसका भी तापमान घट जाएगा। तो इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और हम लोग हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, हम लोग हैं वार्म ब्लडेड। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग को गर्मी रहे, बरसात रहे, ठंडी रहे, लेकिन हम लोग का टेम्परेचर जो है 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री मेंटेन होना चाहिए। हम लोग का टेम्परेचर यदि घटेगा तो भी प्रॉब्लम है, बढ़ेगा तो भी बुखार है। बढ़ेगा तो बुखार और घटेगा तो ठंडी लग जाएगा। इसीलिए हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है। हम लोग का टेम्परेचर कोई भी परिस्थिति में हम लोग का टेम्परेचर समान बना हुआ रहना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो जितने भी मछली, जितने भी रेप्टाइल, सरीसृप, मेढक, उभयचर ये सब आते हैं, सब कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। वायुमंडल का तापमान कम होगा तो इस सब का भी तापमान कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो इसका हो जाएगा एमोनोटेलिक, एमोनोटेलिक के रूप में होता है। जब अंडे से निकलते हैं तो उनके गलफड़े व पूंछ भी होते हैं, जैसे हम लोग बरसात में देखे होंगे कि मेढक रहता है और उसका पीछे में पूंछ रहता है। तथा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुलनशील अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी होता है, ये चीता होता है, जो कि बहुत तेज दौड़ता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ता है। पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है अमाशय तथा ड्यूडेनम के बीच में, अमाशय और ड्यूडेनम के बीच में पाई जाती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज मीन्स अग्नाशय, अग्नाशय। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो मेढक के हृदय जो होता है ना, ये दो, नीचे एक होता है, ऊपर में दो होता है। दो आलिंद होता है और एक निलय होता है, ये आंसर। इसको याद ध्यान में रख के चलिएगा मेढक का। ये सब थोड़ा सा अपवाद में आता है, दूसरे टाइप का है, इसलिए इसको याद रखना है। एम्फीबियंस, देखिए इंग्लिश नाम दे दिया, उभयचर। उभयचर एम्फीबियंस केवल जल में निवास करते, केवल थल में निवास करते, केवल वायु में नहीं, जल और थल दोनों में जो निवास करती है उसको उभयचर बोलते हैं, यानी कि दोनों में चर सकता है। उभयचर जो कॉमन हो, तो जल और थल दोनों में मेढक रह सकता है, इसलिए मेढक को एम्फीबियंस बोलते हैं। प्राकृतिक मोती नेचुरल पियरल है, एक मोलस्का है, मोलस्का। कौन कीट नहीं है? कौन कीट नहीं है? तो मक्खी है, खटमल है, मच्छर है, मकड़ी नहीं है कीट।
मकड़ी ऑर्थोपोडा संघ में आता है। अब हम लोग देखते हैं मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी के बारे में। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीनों का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो ये प्रोटीनों का पाचन शुरू होता है अमाशय में। मस्तिष्क का वह कौन भाग है मुद्रा एवं संतुलन बनाता है? जो कि देखिए, मुद्रा और संतुलन ये ब्रेन का जो है पिछला भाग बनाता है, जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। पीछे का भाग जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं। जैसे ये ब्रेन हुआ, ये ब्रेन जो हुआ, तो ये भाग, ये भाग, ये पिछला भाग, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम तो नाम बड़ा होगा लेकिन साइज छोटा होगा। और ये हो गया सेरेब्रम। सेरेब्रम तो इसका नाम छोटा है लेकिन साइज इसका बड़ा है। तो ये बैलेंस रखने के लिए ये पीछे वाला दिमाग काम करता है, मुद्रा और संतुलन बनाने के लिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्कोहल पीने से, अल्कोहल जो शराब होता है, शराब पीने से दिमाग का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो ये सेरेबेलम प्रभावित होता है। इसीलिए बैलेंस गड़बड़ाता है तो शराब पीने के बाद आदमी भट भट गिरता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनता है। मनुष्य में एक बार इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मनुष्य में छोटी आंत का क्या कार्य है? छोटी आंत का देखिए, छोटी आंत जो होता है ना, जो कि देखिए ये वाला पार्ट हो गया बड़ी आंत, जैसे ये वाला पार्ट हो गया ऐसे बना हुआ होता है, और इसके बीच में जो ऐसे ऐसे रहता है ये पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट जो होता है ऐसे, तो ये यही होता है, यही छोटी आंत है, ये छोटी आंत है। तो ये छोटी आंत जो है ना, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। तो ये आंसर सी हो जाएगा, ये पचे हुए भाग का अवशोषण करती है। और ये बड़ी आंत जो है, ये बड़ी आंत ये पानी का अवशोषण करता है, पानी का अवशोषण, पानी का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह स्थान जहां शुक्राणु अंड से सामना होता है, शुक्राणु का अंडा से सामना होता है, वो डिंबवाहिनी में होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन। देखिए, जैसे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये बना होता है इस टाइप से, यहाँ पे दोनों बगल अंडा रहता है, और इस बीच में जो बना होता है ये इस टाइप से। तो ये यहाँ पे होता है, ये जो है ना, ये फेलोपियन ट्यूब है, डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी इसको बोलते हैं। यहीं पे निषेचन होता है, दोनों का शुक्राणु और अंडाणु का मिलन यहीं पे होता है। इसके बाद फिर ये ट्रांसफर होकर के यहाँ गर्भाशय में ये प्लेसेंटा के रूप में चिपक जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, समन्वय केंद्र जो है मस्तिष्क होता है, जो कि बैलेंसिंग करता है, सारा कुछ नियंत्रित करता है, सोचने समझने का, निर्णय लेने का सारा कुछ मस्तिष्क ही करता है। तो निम्नलिखित में से लैंगर-हैंस द्वीप किस अंग का भाग है? लैंगर-हैंस द्वीप से ही आपको अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, लैंगर-हैंस के बीटा सेल से। तो ये जो है ये अग्नाशय का पार्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्त किया जाता है? ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्त किया जाता है? तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि ये अग्नाशय है, और सबसे बड़ी यकृत है, यकृत सबसे बड़ी यकृत है, जिसको लीवर बोलते हैं, लीवर। अवटु ग्रंथि, अवटु थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है।
ये जो है ना, ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, उपापचयी दर को नियंत्रित करती है, और ये होती है गले में। गले में, इस गले में दोनों साइड होती है। ये जो गला होता है ना, गला आदमी का, उसी में होता है, बीच में गले में होती है। गले के श्वास नली में ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है। इसका कार्य है उपापचय दर को नियंत्रित करना। ये शरीर के समांतर वृद्धि, मुक्त तापमान, ऊर्जा उत्पादन नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। तो ये सारा इसका काम है। लबडब की ध्वनि, ये क्वेश्चन टीआरई में पूछा हुआ है, टीआरई में, टीचर वाला एग्जाम में। लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय का साउंड है लबडब। और जब यदि हृदय में प्रॉब्लम रहता है या छिद्र रहता है तो भी आवाज जो है वो मर मर का आवाज निकलता है, मर मर का आवाज, मर मर का आवाज होता है। और लबडब जो है वो हृदय की गति होता है जब वो स्वस्थ रहता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। संधियों के बीच उपस्थित द्रव को, जो संधियों की गति को आसान बनाता है, उसको बोलते हैं श्लेषक, जिसको इंग्लिश में साइनोवियल द्रव बोलते हैं। साइनोवियल द्रव, साइनोवियल फ्लूइड, कहीं कहीं इसका नाम जो है ना डायरेक्ट यही देता है, साइनोवियल ही। इसलिए आप लोग इस नाम को भी याद रख के चलिएगा। जो चिकनाहट का काम करता है, कि हड्डियों के सिरों को चिकनाहट का सा काम करता है, जिससे हड्डी आसानी से एक दूसरे पे फिसलती है और घर्षण कम होता है। याद रखिएगा, साइनोवियल फ्लूइड होता है जोड़ सब में। श्वसन तंत्र, यही साइनोवियल फ्लूइड कमी होता है तो हड्डी आवाज करने लगती है, दर्द करने लगती है, जोड़ सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तंत्र श्वास नली फेफड़ों से बना होता है, तो डायफ्राम से बना होता है। फेफड़े, ये जो फेफड़े होते हैं ना, ये फेफड़े, जैसे ये फेफड़े हुए, ये जो फेफड़े हुए ऐसे यहाँ पे निकल के और उसके बाद ऊपर लंग्स में जाता है, उसको उधर ट्रेकिया में जाता है। तो ये नीचे में ये जो कवर लगा होता है ना, यही डायफ्राम होता है। डायफ्राम होता है। तो यही नीचे खिंचाता है तो इसमें हवा भरता है, और फिर ये ऊपर जाता है तो ये हवा फिर उधर से निकलता है। ये ध्यान रखिएगा, तो इसी को डायफ्राम बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। और ये महाधमनी शरीर से निकलकर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होगा वो शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है, ये महाधमनी है। और ऑक्सीजन युक्त ब्लड का रंग लाल होता है, ये लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन लाल होता है ये आयरन के कारण, लोहा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है, जो कि जांग की हड्डी होती है, जांग की सबसे बड़ी होती है। निम्नलिखित में कौन अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? अंडाशय से गर्भाशय तक कौन ले जाता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब, ये ट्यूब में ही निषेचित होता है और इसको फैलोपियन ट्यूब ही ले जाता है वहां तक, गर्भाशय तक। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो सभी जानते हैं, हृदय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र के भाग है? तो नर प्रजनन तंत्र के भाग है तो गर्भाशय ये तो होगा नहीं। शुक्रवाहक नलिकाएं और अंडकोश ये होगा। शुक्रवाहक तो होता है लेकिन डिंबवाहिनी लेडीज में होता है, फीमेल में। अंडवाहिनी होगा नहीं, तो ये बी होगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ध्यानपूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है? ये लेप्टिन होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है 22 हड्डी। और चेहरे में चौ से चेहरा, चौ से 14, याद रखिएगा। चेहरा में 14 हड्डी होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। कपाल में 8 हड्डी होती है। ऊपर के जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी जो होती है इसमें 8 हड्डी होता है।
गर्भाशय आंख की परितारिका और श्वसनी में किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? तो ये चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है गर्भाशय में, आंख की परितारिका में, श्वसनी में, ये चिकनी मांसपेशी। अब मिलान कीजिए। हृदय, हृदय तो पंप का कार्य करेगा, पंप, ब्लड को पंप करता है हृदय। फेफड़े, फैलना सिकुड़ना होगा सांस लेगा तो। संघनन, संघनन तो गैस को ठंडा करने पे द्रव में बदलेगा, जैसे वेपर को ठंडा करेगा तो पानी बनेगा, तरल से गैस का, तरल में गैस का ठंडा, गैस ठंडा होगा तो तरल बनेगा, यही होगा ये, संघनन होगा ये। और घर्षण, घर्षण से आवश्यक हानि होती है, पंप मशीन सब में घर्षण होगा तो आग लग जाता है। तो देख लीजिए, तो एक का 4, हृदय पंप, एक का 3, एक का 3, ये भी है, ये भी है, ये कट गया, ये कट गया। घर्षण, फेफड़ा, फेफड़ा फैलना सिकुड़ना, डी का 1, ये होगा, ये कट गया, तो बी आंसर होगा। शरीर के सभी अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं? तो ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया, मतलब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो क्या हो गया? CO2 हो गया है। तो इसीलिए CO2 का जो है ना, जिसमें CO2 चलता है जिस नली में, उसको शिरा बोलते हैं, शिरा बोलते हैं, जिसमें CO2 रहता है। और CO2 के कारण ही ब्लड का कलर जो होता है ये ब्लू होता है, ब्लू, नीला टाइप पर। तो हृदय में जो प्रवेश करता है वो महाशिरा होता है, महाशिरा। और हृदय से जो शुद्ध रक्त लेके जाता है शरीर में, वो महाधमनी होता है। शिरा में, देखिए याद रखिएगा, शिरा में अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, और धमनी में शुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त, उसमें क्या, ये CO2 मिले हुए रहने के कारण अशुद्ध होता है, और ये O2 मिले रहने के कारण शुद्ध होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कीचड़ उचड़ जाता है उस रक्त में, नहीं। वो जो पोषक जो हम लोग खाना खाते हैं वो जलता है तो CO2 निकलता है, वही फिर ब्लड में घुल करके वो फिर सांस से बाहर निकल जाता है। तो CO2 के कारण ही जल अशुद्ध होता है, रक्त अशुद्ध होता है। और O2 जब मिल जाता है उस रक्त में तो उसका रंग लाल हो जाता है और वो शुद्ध रक्त की गिनती में आता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित करता है। तो गर्भाशय में करता है भ्रूण विकसित। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीनों का पाचन किस अंग में शुरू होता है? ये अमाशय में शुरू हो जाता है प्रोटीन का पाचन। और अमाशय में HCl गैस निकलता है, पेप्सिन निकलता है, ये सब प्रोटीन को पचाता है। और म्यूकस ये जो अमाशय का दीवार है, ये अमाशय का जो दीवार है, देखिए ये, जैसे ये आया, ये जो अमाशय का जो दीवार है, इसमें एक लेयर रहता है जो म्यूकस का लेयर रहता है, जो कि HCl से, जिससे इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलेगा तो उससे दीवार का क्षति होने से म्यूकस बचाता है। चलिए आगे देखते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है, मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है, वो मस्तिष्क का पिछला भाग, जिसको सेरेबेलम बोलते हैं, सेरेबेलम। नाम बड़ा है लेकिन साइज छोटा है। ये जो ब्रेन होगा, ये छोटा, यहाँ छोटा पार्ट होता है, पिछला दिमाग। जो नाना पाटेकर जो बोलता है कि आदमी के पीछे नहीं मारने का, पीछे छोटा दिमाग होता है, यहाँ मारने से आदमी मर जाता है, तो ये छोटा दिमाग। नाम जब बड़ा होगा तो साइज छोटा होगा, और इसका नाम है सेरेब्रम, सेरेब्रम, यानी कि 4 डिजिट। इसमें देखिए कितना कितना है, तो ये हो गया बड़ा दिमाग और ये हो गया छोटा दिमाग। तो अनुमस्तिष्क उसको बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क हो गया ये आगे वाला, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु ये 25 सेंटीमीटर पर होता है, एकदम या रट कर चलिएगा। सामान्य दृष्टि से हम लोग जो बुक सब पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर के दूरी पर ही पढ़ते हैं, बुक आसानी से दिखता है। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति 20 से 20,000 होता है, 20 हर्ट्ज से
20 हर्ट्ज से 20,000, मतलब कि 20,000 मतलब 20 किलो हर्ट्ज। ये सी आंसर होगा, इस पे धोखा नहीं खाइएगा। इस किलो हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज मतलब ऑलरेडी 20,000 हो गया ये। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20,000 तो किलो हर्ट्ज हो गया, तो ये 20,000 हर्ट्ज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जो है वो प्राश्रव्य ध्वनि कहलाता है, और इससे नीचे जो है वो अवश्रव्य ध्वनि कहलाता है। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है, रुधिर वाहिका, तो वह है केशिकाएं। पोलीसाइथेमिया, पोलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो ये प्लेटलेट्स हो जाती है, प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाती है, तो उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, पॉलीसाइथेमिया। इसमें तीनों का है। यदि रेड ब्लड ज्यादा हो जाएगा, आरबीसी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, और प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। तो प्लेटलेट्स ज्यादा होता है तो पॉलीसाइथेमिया होता है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का का निर्माण में सहायक होता है, तो ये प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट्स ही होता है जो कि थक्का बनता है, लेकिन विटामिन के सहायक होता है, इसको याद रखिएगा, विटामिन के सहायक होता है। रस संवेदीग्राही का पता लगता है, तो ये स्वाद, रस संवेदीग्राही होता है तो ये स्वाद होता है, स्वाद का पता लगाता है। इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है ये एड्रेनेलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये होता है, ये जो किडनी होता है, किडनी जो होता है, जैसे ये किडनी है ना, तो किडनी के ऊपर में होता है ये एड्रेनालिन। ये आप लोग याद रखिएगा, पूछ देता है पोजीशन कहाँ पाया जाता है, तो इसके ऊपर में होता है, एक पेयर होता है, एक इस पे होता है, एक इस पे होता है, ये एड्रेनालिन होता है। इसमें इसी में जो होता है एड्रेनालिन हार्मोन से निकलता है, इसका नाम है एड्रीन, और इसमें एड्रेनालिन हार्मोन से निकलता है। जैसे हम कभी स्टेज पे चढ़ते हैं तो हमें भय लगता है, फिर कुछ देर हो जाता है तो फिर शांत हो जाता है, तो ये एड्रेनालिन निकलता है, फिर यही निकाल करके हार्मोन सीक्रेट करके फिर उसको कंट्रोल भी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंत में पाचक के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, ये लसिका द्वारा हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि वसा का वहन जो होता है वो लसिका द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कौन सा हार्मोन मनुष्य द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता है? मनुष्य द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता है, ये ऑक्सिन जो है ये प्लांट का हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन है। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? तो ये प्रमस्तिष्क बोलते हैं इसको, अभी मैंने चर्चा किया था। अपच में उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का? तो ये अम्लत्वनाशक होता है। अपच में एसिडिटी को खत्म करने के लिए अम्लत्वनाशक चाहिए, तो ये क्षारीय होता है। जैसे एल्युमिनियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रमुख एंटासिड जो गैस्ट्रिक का जो दवाई होता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट सब एंटासिड है, जो कि गैस को खत्म करता है। तो सब ये बेसिक होता है, ये क्षारीय होता है। एसिड और क्षार दोनों रिएक्शन करके ये न्यूट्रल हो जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर में 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो ये मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन और पीनियल ग्रंथि। मेलाटोनिन शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पादित हार्मोन जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में एस्केडियन लय को सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है, या शरीर को उसके नींद चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। इसे जैविक घड़ी के रूप में जाना जाता है। यह मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग है सुडोपोडियम, जो कि अमीबा ग्रहण करता है इसके द्वारा। भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग सुडोपोडियम होता है। यह अस्थायी रूप से कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन
भोजन या लोशन के अंग के रूप में उपयोग किया जाता है। तो स्यूडोपोडिया जो है, अमीबा भी स्यूडोपोडिया से ही भोजन ग्रहण करता है। कौन सा मेरुदंडनीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? ये प्लीहा। इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा और मस्तिष्क, प्लीहा और मस्तिष्क। प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। इसका तिल्ली भी नाम है, स्प्लीन, तिल्ली, प्लीहा, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो आज हम देखे ये 210 वीडियो को, हम लोग 210 सवालों को देखे, 210 क्वेश्चन को। अगला वीडियो में हम 210 से आगे देखेंगे और दो वीडियो में मैं पूरी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर्स ख़त्म कर दूंगा। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।